हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2020 के पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैंने जो 2021 से पहले के पीवाईक्यूज़ हैं वो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज़ में डिस्कस कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा किन किन जगहों पे। देखो, मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ तो क्या होता है, जो राज्यसभा है उसको एक्सक्लूसिव पावर है, तो ये वाली बात तो गलत है। तो किस में, जो आर्टिकल 312 उसके तहत राज्यसभा को स्पेशल पावर है। उसके बाद देखिए अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बिल्कुल दोनों को बराबर पावर है। दोनों हाउस से जब जो बिल है वो पास होगा तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास माना जाएगा। इस केस में जो जॉइंट सिटिंग है वो भी नहीं होती, और बेसिकली जो दोनों हाउस को इक्वल पावर है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, देखो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्या लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन एनसीएम। और गवर्नमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो एक्चुअल में रिमूवल में किसका ज़्यादा योगदान होगा, लोकसभा का, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेकिंग कट मोशंस, तो जो कट मोशंस होते हैं वो बजट या फाइनेंस इसके रिगार्डिंग लाए जाते हैं, ठीक है, और ये सब तो एक्चुअल में लोकसभा में होता है, तो इस वाले में भी राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली बी वुड बी करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एमपी लेड स्कीम है ना, उसके ऊपर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट, देख लेते हैं एक बार। जो पहला स्टेटमेंट है कि एमपी लेड फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। बिल्कुल इसका एम ही ये होता है कि इससे हम जो ड्यूरेबल एसेट्स हैं वो बना सकें, और ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स हैं उसको क्रिएट किया जा सके। तो सही बात है पहला। दूसरा कि स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन, तो सही बात है। एससी के लिए कितना होता है, 15% डिफाइन है, और एसटी पॉपुलेशन पे कितना जाना चाहिए, 7.5% जाना चाहिए, तो ये वाली बात भी सही है। तो दूसरा भी एक स्पेसिफिक जो परसेंटेज है वो एससी एसटी पॉपुलेशन पे जाना चाहिए, सही बात है। तीसरा है एमपी लेड फंड आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है, एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। तो ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एमपी लेड जो फंड होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो ये वाली बात तो गलत है। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो ये वाली बात भी सही है कि भाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10% काम को तो उनको एनुअली इंस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, तो ये भी सही है। तो इसमें जैसे ही हम थर्ड ऑप्शन को गलत करते हैं तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, तो अपने को फोर्थ ऑप्शन पे कॉल लेनी है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बोल रहा है कि राइट अगेंस्ट जो अनटचेबिलिटी है वो किस में दे रखा है, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो ये अपने को पता है किस में है, आर्टिकल 17 में। अब आर्टिकल 17 किसका पार्ट है, देखो राइट टू फ्रीडम है, ये कहाँ से दे रखा है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दे रखा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 23 और 24 में दे रखा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, ये आर्टिकल 32 में दे रखा है। और जो राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक मानते हैं, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, ये आर्टिकल 17 की बात हो रही है, तो बिल्कुल जो आर्टिकल 17 है वो किसका पार्ट है, राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कहाँ दे रखा है, तो जो आर्टिकल 50 है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है ये इनके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन है इंडिया में वो आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 का मतलब क्या हो गया, डीपीएसपी, तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, डीपीएसपी वुड बी राइट आंसर। और डीपीएसपी कहाँ से है, आर्टिकल 36 से लेके 51 में डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि अलोंग विद द बजट
फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेज अदर डॉक्यूमेंट, की कुछ और अदर डॉक्यूमेंट भी लेके आते हैं बिफोर द पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग, एक डॉक्यूमेंट का नाम तो दे रखा है कि द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाई। तो बोल रहे हैं बजट में, बजट के अलावा कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट और आते हैं। तो ऐसा किस वजह से, कहाँ लिखा गया है, किसने मैंडेट किया है जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर जो ये बजट के साथ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बार तो ये डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट इन्होंने ये दे रखा है, इसके अलावा कौन से जो अदर डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक आता है आपका मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं बेसिकली। ये फिस्कल डिसिप्लिन हो गया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंश्योर करते हैं। तो ये दे कहाँ रखा था, ये FRBM जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट है एक्ट 2003, उसके तहत दिया गया है, वहाँ इसको मैंडेटरी किया गया था। तो जो FRBM एक्ट है वो 2003 उसके तहत दे रखा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अदर देन फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट का, जो 1948 में आया था, तो उसमें देखो फंडामेंटल राइट में तो इंक्लूडेड होते ही हैं पार्ट्स, लेकिन उसके अलावा कहाँ कहाँ दे रखा है। तो देखिए प्रियम्बल में क्या क्या दे रखा है। प्रियम्बल में जस्टिस की बात हो रखी है। ठीक है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है, या फिर लिबर्टी हो गया। ठीक है, इक्वलिटी की बात हो रही है, डिग्निटी की बात हो रही है। तो ये सारे पैरेलल कॉन्सेप्ट हैं जो किसमें, UDHR जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उसमें भी ये इंक्लूडेड मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट बिल्कुल होगा इसमें। उसके बाद अगर हम DPSP में बात करें तो क्या होता है यहाँ, राइट टू लाइवलीहुड हो गया। ठीक है, इक्वल पे हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो ऐसी ऐसी बातें कर रखी हैं। ठीक है, तो ये DPSP में भी UDHR की बातें लिखी हुई हैं। तो ये एक तरीके से जो इकोनॉमिक और सोशल प्रिंसिपल है उनके साथ अलाइन करता है। तीसरा देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक तरीके से जो सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी बात हो रखी है। या फिर हम ये बोलें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स उनको रेस्पेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी UDHR में सिमिलर बातें कर रखी हैं। तो ये तीनों ही इसमें ऑप्शन हो जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा डी। थोड़ा सा क्योंकि UDHR बहुत बड़ा है तो और इसमें जो ओवरलैप है वो थोड़ा सा मतलब बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उनसे कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो इसमें ऑल 3 वुड बी आंसर। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर अथॉरिटी प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। ये जो नालसा की जो के अंदर जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें किस किस को क्या क्या प्रोटेक्शन है। तो जैसे पर्सन विद एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख है तो उसको अलाउड होता है, बिल्कुल उसको लीगल सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। तो इनकम क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। ठीक है, इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे लीगल सर्विस प्रोवाइड की करी जाती है। और दूसरा बोला ट्रांसजेंडर की इनको एनुअल इनकम 2 लाख होनी चाहिए, तो ये वाला क्राइटेरिया भी है। फिर तीसरा बोल रहा OBC। देखिए OBC के बेसिस पे किसी को ये नहीं किया जाता कि भाई उसको फ्री लीगल सर्विस दी जाएगी। तो फ्री लीगल सर्विस जो OBC वाला क्राइटेरिया है वो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑल सीनियर सिटीजन, इसमें बहुत सीनियर सिटीजन आ जाएंगे ऐसे तो हर सीनियर सिटीजन को तो नहीं दे पाएंगे फ्री लीगल, तो ये वाला भी क्राइटेरिया नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि फ्री लीगल सर्विस के लिए एलिजिबल कौन कौन से हैं। तो फ्री लीगल सर्विस के लिए एलिजिबल है एक तो SC ST कैंडिडेट हो कोई, ठीक है, उसके बाद वुमेन हो, वो चिल्ड्रन हो, बेसिकली ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये लाया गया था।
ट्रांसजेंडर पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई विक्टिम है किसका, ट्रैफिकिंग का, ठीक है, या कोई डिजास्टर का विक्टिम है तो उसको भी दिया जा सकता है। और लो इनकम पर्सन है, ठीक है, तो जो लो इनकम पर्सन है तो उसके लिए भी अलाउड है। तो ये लो इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है। तो ये ओबीसी या सीनियर सिटीजन वाली ये वाली कंडीशन नहीं है, तो इसमें 1 and 2 वुड बी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसके लिए क्या ट्रू है। देखो, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं होता। हो सकता है कि रूलिंग जो पार्टी होती है या जो कोई भी एक पार्टी का मेजोरिटी हो सकती है, कोई ऐसी पार्टी हो सकती है जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो पहला तो गलत है। देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका ये फीचर है कि जो गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो लोकसभा में इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन एनसीएम के थ्रू क्या करा जा सकता है, रिमूव भी करा जा सकता है। तीसरा है गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, तो इलेक्टेड वाली बात तो ठीक है, लेकिन इसका पार्लियामेंट्री उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो क्या हो गया, एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक फीचर है उसको दिखा रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज chosen by the parliament and cannot be removed by it before completion of fixed period, तो ये बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर है। इवन जो अपन ने ऊपर वाला पढ़ा था कि कैन बी इलेक्टेड बाय पीपल और कैन बी रिमूव्ड बाय देम, तो ये भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ ऐसा होता है, जैसे यूएसए में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो लोग ही चूज करते हैं और वो उसको फिर हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें बी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट है, ये कहाँ दे रखा है। तो ये 50 बार पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन। तो ये डीपीएसपी में दे रखा है। डीपीएसपी कहाँ है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये एक तरीके से जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनके ऊपर बात करता है, ठीक है। तो कहीं भी कोई वेलफेयर जैसा बातें थोड़ी इसमें कम होती हैं और राइट्स की बातें ज़्यादा होती हैं। उसके बाद प्रियम्बल की बात करें तो इसने बिल्कुल प्रियम्बल में जस्टिस मेंशन किया है, ठीक है। जो एससीपी है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, लेकिन क्या डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली ये वेलफेयर मैकेनिज्म है, तो एक्सप्लिसिटली वेलफेयर मैकेनिज्म ये नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रो है वैसा सा है कि हम इसमें ओवरऑल क्या करना चाहते हैं। 7th शेड्यूल है, तो वहाँ तो एक तरीके से जो डिवीजन ऑफ पावर है वो दे रखा है, तो इसका भी वेलफेयर स्टेट से कोई लेना देना नहीं, तो ये सब गलत है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी। देखो ये गलत बात है, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये नहीं डिफाइन किया था, बल्कि जो केशव नंदा भारती है केस था, KNB केस 1973, तो इसके थ्रू ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन लाई गई थी और बोला गया था कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उन बेसिक फीचर्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे जो वरीयस सुप्रीम कोर्ट लॉज आ रहे हैं या जो केसेज आ रहे हैं उनमें जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनको बोला गया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे फेडरलिज्म को बोला गया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया। तो ये बोला गया कि धीरे धीरे ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये केशव नंदा भारती केस में बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड है ताकि जो इसके आइडियल्स हैं, जो सिटीजन्स की लिबर्टी है, उसको प्रिजर्व किया जा सके। देखो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जुडिशियल रिव्यू के का एक्चुअल में जो मीनिंग है वह यही है, काम यही कर रखा है।
और जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से इनडायरेक्टली दे भी रखा है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स होती हैं, आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट रिट्स होती हैं, उनसे ये वाले जो काम है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंप्लीट किए जाते हैं कि सिविल सिटीजन लिबर्टी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल से उनको प्रिजर्व करा जाता है। लेकिन क्या डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है एकदम ऐसे? तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका यूपीएससी ने जो आंसर दिया है वो डी दिया है। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन स्टिल अपने को ध्यान रखना है को जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बारे में पूछ रखा है कि इन दोनों में क्या कॉमन था। देखो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कि भाई इकोनॉमी ही सब कुछ डिटरमाइन करता है। तो मार्क्स तो क्या बोलते थे कि मेटेरियलिस्टिक व्यू था, वहाँ हम बोल सकते हैं कि उसका इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक व्यू था। लेकिन जो गांधी थे उनका क्या मानना था, एक स्पिरिचुअल या मॉरल जो अप्रोच थी उसको फॉलो करते थे। तो स्पिरिचुअल अप्रोच को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को फॉलो नहीं करते थे। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो मार्क्स बिल्कुल इसको फॉलो करते थे कि भाई सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश हो जानी चाहिए, सारा स्टेट कंट्रोल आ जाना चाहिए, और अल्टीमेटली कम्युनिज्म वर्ल्ड जो कंट्री है उसको रूल करेगा, और उससे फिर वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर देगा। लेकिन गांधी जी का क्या था, गांधी जी ये तो फॉलो करते थे इसको, लेकिन गांधी जी क्या ट्रस्टीशिप मॉडल को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे कोई अबॉलिशन की बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो गांधी जी मानते थे कि प्रॉपर्टी एक्वायर करी जा सकती है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्लास स्ट्रगल, देखो मार्क्स की क्या अप्रोच थी कि सोसाइटी एक तरीके से लेबर होते हैं, क्लास डिवीज़न है सोसाइटी में। जो अपर हायरार्की में जो लोग हैं वो नीचे वाले का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और उनसे जो बेनिफिट हो रहा है उसके मज़े ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, एक टाइम पे क्लास स्ट्रगल होगा और वॉयलेंट तरीके से जो नीचे वाली कास्ट है वो ऊपर वाले को ओवरथ्रो कर देगी। ये पूरा मार्क्स का कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्या गांधी जी ऐसा मानते थे? तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, गांधी जी इस जो क्लास स्ट्रगल है उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था किसको, वॉयलेंट का क्लास स्ट्रगल को, क्लास जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इनका मानना था। फिर पहला ऑप्शन है कि द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। तो ये वाली बात सही है कि देखो मार्क्सिज्म क्या चाहते थे कि भाई जितना भी क्लास स्ट्रगल हो रहा है उससे अल्टीमेटली ओवरथ्रो करके कम्युनिज्म आ जाएगा। और कम्युनिज्म क्या करेगा, कम्युनिज्म बेसिकली उसमें कोई क्लास ही नहीं होगी, एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी, कोई स्टेट का जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। इवन जो गांधी जी थे वो भी क्या चाहते थे कि मिनिमल और बिल्कुल मतलब स्टेट की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाए, और लोग क्या हो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक्स को वो करते थे, प्रमोट करते थे डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक्स को, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का ही फाइनल एम क्या था, एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी की, स्टेट का कंट्रोल कम हो और लोगों के हाथ में कंट्रोल ज़्यादा है, कि मतलब जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है वो कम हो और डिसेंट्रलाइजेशन है वो प्रमोट होना चाहिए। तो ए वुड बी आंसर। तो ओवरऑल एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है। तो पहला देखते हैं, एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो ब्यूरोक्रेसी इसलिए तो नहीं आई है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको वाइडन किया जाए या उसको प्रमोट किया जाए, तो ये वाली बात तो गलत है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, कि जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करे, तो ये वाली बात भी गलत है कि एक सेंटर के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैं। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं अगर है भी तो ये इनडायरेक्टली अभी भी जो कैडर सिस्टम है उसके थ्रू हो तो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इसका फंक्शन हो सकता है, डायरेक्ट इसका कोर फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब है कि एन एजेंसी फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी क्या है, आउटकम है कि भाई ब्यूरोक्रेसी होगी तो ये आउटकम होगा कि स्टेबिलिटी आएगी, ये वो, तो ये भी कोर फंक्शन नहीं है। लेकिन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पब्लिक पॉलिसी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो भी पब्लिक पॉलिसीज आ रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना भी ब्यूरोक्रेसी का काम है, तो ये इसका कोर और डिफाइनिंग फंक्शन है। तो डी वुड बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रखी है कि प्रीएम्बल की क्या पोजीशन है।
तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। तो ये कह पाना कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है तो गलत बात है। इसको लीगल जो इंटरप्रिटेशन है उनमें इसको यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया क्या है, सोवरिन है, सेकुलर है, तो ये वाले वर्ड हम यूज़ करते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन में। तो दूसरा है, तो ये तो गलत है। दूसरा है नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए नो लीगल इफेक्ट। तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई जो सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं उनमें क्लेरिफाई भी किया है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है, हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, तो नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये इससे इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं, इंटरप्रिटेशन डिराइव करते हैं, लेकिन एनफोर्सेबल नहीं है, तो बाकी पार्ट्स के बराबर तो नहीं है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। ये वाली बात सही है कि बाकी पार्ट्स को मिला के देखा जाता है, ये इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए या अगर किसी सोर्स से इंस्पिरेशन लेनी हो तब हम इसको प्रीएम्बल को उसके साथ रीड करते हैं बाकी पार्ट्स के साथ। तो डी वुड बी ऑप्शन, मतलब डी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है। तो पूरा दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, तो एनफोर्सेबल तो नहीं होते हैं, इनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है, तो एनफोर्सेबल तो नहीं होते, नॉन जस्टिसेबल होते हैं और ये इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, नॉन जस्टिसेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी का डीपीएसपी का हनन भी हो रहा है तो वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, तो बिल्कुल ये वाला पार्ट सही है। आर्टिकल जो 37 है इसमें डायरेक्टली ऐसा कुछ ऐसा बोला भी गया है कि वो किसी कोर्ट से डायरेक्ट मतलब एनफोर्सेबल नहीं है, तो दूसरा सही है। तीसरा है द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय स्टेट। तो सही बात है कि जो लॉ मेकिंग के टाइम स्टेट है वो इनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं जब लॉ बना रहा होता है स्टेट, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ये एक तरीके से जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उनकी तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 3 वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 मंथ्स इफ ही और सी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो कि एक बंदा है वो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या नहीं है, मेंबर नहीं है, लेकिन क्या उसको स्टेट में 6 महीने तक मिनिस्टर बनाया जा सकता है। देखो अगर कोई मेंबर है, कोई नॉन मेंबर है, तो अगर वो लेजिस्लेचर का क्या मेंबर बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो लेजिस्लेचर के लिए क्वालिफाइड है वो, तब उसको बनाया जा सकता है, बिल्कुल मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 मंथ के लिए। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है, 164(4) में, ठीक है। लेकिन एलिजिबल टू वोट, इंडिया में वोटिंग की एलिजिबिलिटी क्या है, 18 साल है, 18 ईयर्स। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचने के लिए एज लिमिट क्या है, 25 साल है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई 20-22 साल का आदमी है वो वोटिंग के लिए तो एलिजिबल होगा, तो क्या उसको हम मिनिस्टर बना देंगे, तो नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अभी लेजिस्लेचर के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू आरपी एक्ट 1951 ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। देखो अगर कोई ऐसा कुछ होता है कि कोई कन्विक्टेड है, तो आरपी एक्ट में क्या कंडीशन है कि जब तक वो इम्प्रिजनमेंट रहेगा, जो प्रिजन के अंदर रहेगा, ठीक है, तब वो डिस्क्वालीफाई होगा। इसके बाद भी वो 6 साल के लिए क्या होगा, डिस्क्वालीफाइड रहेगा। लेकिन 6 साल के बाद वो क्या कर पाएगा, दोबारा इलेक्शन का पार्ट बन सकता है। तो ये कहना कि वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड है, ये वाली बात गलत है। तो एक्चुअल में जो लिली थॉमस केस था उसमें ये बोला गया था कि अगर कोई पर्सन
2 साल से ज़्यादा कन्विक्टेड रहता है, ठीक है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट के 6 साल बाद तक वो क्या होगा, डिसक्वालीफाइड रहेगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा है वो भी गलत है, तो बोथ 1 and 2 वुड बी रॉन्ग, तो नाइदर 1 नो 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और सी थिंग्स फिट। तो ये वाली बात सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो कहीं भी, मोस्टली कहीं भी का मतलब होता है जहाँ पे सेशन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 85 के तहत ये उसको पावर मिलती है और प्रेसिडेंट समन कर सकता है इस सेशन को, तो सही बात है। दूसरा ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। तो ऐसी कोई बात नहीं कह रही कि 3 सेशन वाली, क्या बोल रखा है, 2 सेशन के बीच में मतलब मिनिमम गैप है, मिनिमम गैप होना चाहिए 6 मंथ का बिटवीन 2 सेशंस, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन बोल रखी है, तो 3 सेशन मैंडेटरी है ऐसा तो नहीं बोल रखा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। इंडिया में अभी देखा जाए तो 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन के नाम क्या हैं, बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, ठीक है, मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी। देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। तो ये वाली बात भी सही है कि कोई ऐसी मिनिमम नंबर ऑफ डेज की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी गिर रही है ना, तो उस केस में कई ऐसी डिमांड हो रही है कि भाई लोकसभा की हम 120 डेज मिनिमम मीटिंग कर दो, राज्यसभा की 100 डेज कर दो, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आ जाए कोई रफ्सा, तो ठीक रहेगा। लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा कुछ भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज का क्राइटेरिया नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 and 3 वुड बी राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने 2020 के जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी के PYQs थे वो डिस्कस कर लिए। आप मेरी इकोनॉमी और हिस्ट्री की जो PYQ सीरीज़ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।